बहनोई की मोहब्बत में अंधी हुई शादीशुदा औरत। अखिलेश कुमार राय, रिजर्व पुलिस बल के इंस्पेक्टर राहुल कुमार, तकनीकी सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह आदि शामिल किए गए। इनके अलावा कल्याणपुर थाना और रिजर्व पुलिस बल के जवानों में अखिलेश कुमार, प्रभात कुमार, निरंजन कुमार भी थे। जांच का सिलसिला घटनास्थल से शुरू हुआ। मृतक के घर वालों से पूछताछ करने के बाद हमलावरों तक पहुंचने के लिए तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस टीम को जल्द ही सफलता मिल गई। वारदात में 3 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें एक युवती प्रियंका कुमारी का नाम भी था। प्रियंका का नाम ही नहीं आया, बल्कि पुलिस ने उसे ही पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया। मृतक लालबाबू उसका चचेरा भाई था। अन्य आरोपियों में एक प्रियंका का चचेरा बहनोई अमित कुमार और अमित का दोस्त अभिनंदन कुमार था। उनके बयानों के बाद गोलियां दागने वाले हमलावरों की भी गिरफ्तारी संभव हो पाई। लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि इस वारदात को अंजाम देने में प्रियंका चचेरे बहनोई अमित कुमार से प्रेम करती थी, जबकि प्रियंका की शादी हो चुकी थी और अमित भी 2 बच्चों का बाप था। प्रियंका की शादी 1.25 साल पहले 25 जुलाई 2021 को दरभंगा जिले के रमोली गांव निवासी शिक्षक रामपुकार राय के इकलौते बेटे विजय कुमार राय के साथ ही हो चुकी थी। उसका दुरागमन गौना नहीं हुआ था। उसके लिए परिवार वाले तारीख तय करने की योजना बना रहे थे, जबकि वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने माता पिता के अलावा परिवार में सभी को खुले तौर पर बता दिया था कि उसे पति पसंद नहीं है। इसका उसने जो कारण बताया वह परिवार के लिए और भी चौंकाने वाला मगर अमान्य था। दरअसल वह अपने ही चचेरे बहनोई के प्रेम में पागल थी, जबकि जीजा और साली के बीच के इस प्रेम को परिवार किसी भी सूरत में स्वीकारने वाला नहीं था। यह उसकी एक सनक थी, जिससे 2 जिंदगियों की खुशी और शांति में खलल पड़ सकती थी। दरअसल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव निवासी वीरेंद्र राय की इकलौती बेटी प्रियंका मनियारपुर गांव निवासी बीरबल राय के बेटे अमित कुमार राय से प्रेम करती थी, जबकि उसकी शादी वीरेंद्र राय के बड़े भाई सुरेंद्र राय की बेटी पिंकी के साथ सन 2013 में ही हुई थी। इस तरह से प्रियंका रिश्ते में अमित की चचेरी साली थी। दोनों किसान परिवार खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। प्रियंका को अमित शादी के समय से ही पसंद आ गया था। अमित भी चुलबुली और बिंदास साली पाकर खुद को खुशकिस्मत समझता था। शुरू में तो उसने प्रियंका को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसे पसंद आने लगी थी। उसने महसूस किया कि प्रियंका ने उसके दिल में जगह बना ली है। अमित 2 बच्चों का बाप था। पत्नी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी वह प्रियंका को चाहने लगा था। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब दोनों फोन पर बातें नहीं कर लेते थे। कुछ नहीं तो दोनों व्हाट्सएप मैसेज से एक दूसरे के दिल को तसल्ली दे लेते थे। परिवार में प्रियंका 2 भाइयों में बड़ी थी, जबकि पिंकी 2 भाई और 4 बहनें थीं। लालबाबू पिंकी का छोटा भाई था। प्रियंका के बारे में लालबाबू को भी मालूम था कि वह उसके बहनोई से प्रेम के चलते अपने पति को नापसंद करती है। यह बात उसने अपने चाचा को बताई और कहा कि जितना जल्द हो सके वह पंडित से कहकर प्रियंका के दुरागमन की तारीख निकलवा ले। प्रियंका के पिता लालबाबू की बात को गंभीरता से लेते हुए दुरागमन की तारीख 5 अक्टूबर 2022 तय कर दी। दूसरी तरफ प्रियंका इस तारीख को टालने की कोशिश करने लगी। इसके लिए उसने एक खुराफाती योजना बनाई। उसने तय किया कि क्यों न पति को ही मौत की नींद सुलाने का उपाय किया जाए। इसके लिए उसने अपने प्रेमी और जीजा अमित कुमार राय से संपर्क कर उसे अपनी योजना बताई। अमित इसके लिए तैयार हो गया और अपने दोस्त अभिनंदन कुमार के साथ मिलकर प्रियंका के पति विजय कुमार राय की हत्या की योजना बना ली। उन्होंने एक शूटर को बुलवाया। अभिनंदन मुंगेर जाकर घटना को अंजाम देने के लिए हथियार व कारतूस खरीद लाया। विजय की किस्मत अच्छी थी कि भाड़े का शूटर विजय कुमार की हत्या में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसी रोज दुरागमन संबंधी बातचीत के सिलसिले में विजय कुमार अपने एक रिश्तेदार के यहां चला गया था। उसके बाद वह अपनी ससुराल भी आ गया था। प्रियंका उसे अपने घर आया देख अचंभित हो गई थी। उस वक्त प्रियंका मन मसोस कर रह गई, क्योंकि उसकी योजना फेल हो गई थी। इसी के साथ वह भीतर ही भीतर
लालबाबू से भी खफा भी हो गई थी। योजना की विफलता का कारण चचेरे भाई को ही मान रही थी। वही उसे ससुराल भेजने के लिए माता पिता पर दबाव बनाए हुए था। पति के बच जाने के बाद उसने उसी रात बहनोई अमित कुमार से मिलकर लालबाबू को ही खत्म करने की योजना बना डाली थी। अमित भी प्रियंका के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वह अपने ही साले को मौत के घाट उतारने की योजना में शामिल हो गया। अब प्रियंका और अमित का दुश्मन लालबाबू था। उसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने नए सिरे से योजना बनाई। प्रियंका के कहने पर अमित, अभिनंदन और भाड़े के शूटर पूरी तैयारी के साथ 5 अक्टूबर की शाम को लालबाबू के घर के पास जा पहुंचे। वे बाइक से गए थे। अमित और शूटर बाइक पर बैठे रहे, जबकि अभिनंदन ने लालबाबू के घर जाकर दरवाजा खटखटाया था। जैसे ही लालबाबू घर से बाहर निकला, वैसे ही शूटर ने उस पर दनादन 3 गोलियां दाग दी। उसका निशाना अचूक था। प्रियंका, अमित और अभिनंदन से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली। पुलिस ने उससे 2 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। जीजा साली के अवैध प्रेम के चलते मारा गया लालबाबू अपने दादा राजेंद्र राय की जेसीबी चलाता था, जिसकी देखरेख चाचा वीरेंद्र राय करते थे। कुछ दिन पहले उसके दादा राजेंद्र राय ने अपनी जेसीबी बेच दी, तो उसके बाद लालबाबू राय ट्रैक्टर चलाने लगा था। लालबाबू की जेसीबी की मजदूरी का कुल 3,60,000 रुपया लोगों के पास बाकी था। इसे लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन बकाया पैसा नहीं मिला था। उसके बाद से लालबाबू उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसारी गांव में चचेरे साढ़ू बिशुनदेव राय के घर पर रहकर जेसीबी चलाने लगा था। घटना के दिन दुर्गा पूजा के मौके पर वह घर आया हुआ था। उसी दिन 5 अक्टूबर को प्रियंका का दुरागमन था, जिसके चलते घर में और बाहर बरामदे में काफी चहल पहल थी। परिवार के कई लोग बैठे थे। शाम के वक्त धुंधलका होने से ठीक पहले लालबाबू देवी दुर्गा का विसर्जन देखकर घर आ गया था और कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता लालबाबू की चचेरी बहन प्रियंका सहित घटना में शामिल उसके बहनोई अमित कुमार राय और उसके दोस्त अभिनंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक शूटर पुलिस के हत्थे नहीं छड़ पाए थे। छत्तीसगढ़ के जिला बलौदा बाजार के थाना पलारी के गांव छेरकापुर के रहने वाले भकला आडिल का बेटा सुमेर आडिल आवारा दोस्तों के साथ रहकर काफी बिगड़ गया था। वह गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखने लगा, तो भकला ने उसकी शादी पड़ोस के गांव की रहने वाली तोपबाई से कर दी। भकला का सोचना था कि पत्नी की जिम्मेदारी आते ही बेटा अपने आप सुधर जाएगा। परिणाम उसके आशा के एकदम अनुकूल ही निकला। सुमेर नईनवेली पत्नी तोपबाई के रूप यौवन में कुछ इस तरह उलझा कि शादी के बाद उसका ज्यादातर समय घर पर ही गुजरने लगा। शादी के 1.5 साल बाद तोपबाई ने बेटी को जन्म दिया तो सुमेर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब उसके पास समय ही नहीं रहा कि वह दोस्तों के साथ उठे बैठे। एक एक करके सुमेर 4 बच्चों का बाप बन गया। परिवार बढ़ा और उसी बीच बाप की भी मौत हो गई, तो सुमेर घर परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गया कि अब उसे अपना भी होश नहीं रहता था। इसके बावजूद जवानी की बिगड़ी अन्य आदतें भले ही सुधर गई थीं, लेकिन पीने पिलाने की आदत जस की तस थी। जबकि अब उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। उसकी बड़ी बेटी हेमलता 18 साल की हो चुकी थी। सुमेर के घर से कुछ दूरी पर संतरू यादव का घर था। उसका दूध का कारोबार था, इसलिए उसके बेटे नरसिंह यादव उर्फ शेरा का मन पढ़ाई में नहीं लगा, तो उसकी पढ़ाई छुड़ाकर संतरू ने उसे अपने साथ दूध के कारोबार में लगा लिया था। उसका एक बेटा और था जो रायपुर चला गया था और वहां किसी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसके जाने के बाद उसे शेरा का ही सहारा रह गया था। एक ही गांव का होने की वजह से सुमेर और शेरा में अच्छी पटती थी। इसी वजह से दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। वैसे तो दोनों की उम्र में 5 से 6 साल का अंतर था, लेकिन उनकी आदतें काफी हद तक मिलती जुलती थी, इसीलिए दोनों में पटरी खाने लगी थी। सुमेर भी खाने पीने वाला आदमी था और शेरा भी। अक्सर दोनों की शामें एक साथ गुजरती थी। दोस्त की पत्नी होने की वजह से शेरा तोपबाई को भाभी कहता था।
इसी रिश्ते की आड़ में दोनों के बीच हंसी मजाक भी खूब होता था। उनका यह मजाक कभी कभी मर्यादा भी लांघ जाता था। 4 साल पहले की बात है। गर्मी के दिन थे। शेरा अपनी भैंसों को नहलाने के लिए रोजाना दोपहर को गांव के दक्षिण में जायसवाल आरा मिल से थोड़ी दूर स्थित ठाकुरबिया तालाब पर ले जाता था। उस दिन शेरा ने अपनी भैंसों को पानी में उतारा ही था कि उसकी नजर तालाब के दूसरे घाट पर नहा रही तोपबाई पर पड़ी। वह साड़ी उतारकर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में नहा रही थी। शेरा ने सोचा तोपबाई उसे देखकर या तो पानी में बैठ जाएगी या निकलकर साड़ी लपेट लेगी, लेकिन जब उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो शेरा की आंखों में चमक आ गई। शेरा को अचानक शरारत सूझी और वह अपनी भैंसों को धीरे धीरे उसी ओर खदेड़ ले गया जिधर तोपबाई नहा रही थी। तोपबाई को लगा उसकी भैंसें अपने आप आ गई है, इसलिए वह खामोश रही। शेरा ने भैंस के ऊपर पानी डालने के बहाने एक अंजुली पानी तोपबाई के ऊपर भी उछाल दिया। तोपबाई के भीगे खुले अंग धूप में कुंदन की तरह चमक रहे थे। उस स्थिति में वह कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। पहली बार तो तोपबाई कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने दोबारा यही हरकत की तो वह उसकी शरारत भांप गई। बिल्लौरी आंखों से शेरा को घूरते हुए बोली, क्यों शेरा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं नहा रही हूं? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाभी? पानी में भीगकर इस धूप में तो आप कुंदन की तरह चमक रही है। तुम मेरे ऊपर पानी क्यों उछाल रहे हो? तोपबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं पानी आपके ऊपर नहीं, भैंसों के ऊपर उछाल रहा था, जिससे उनकी गर्मी थोड़ी शांत हो जाए। उसी में से थोड़ा पानी आप पर भी चला गया होगा। शेरा ने सफाई दी, भैंस ही नहलाना था तो उधर ही नहला लिया होता। तुम्हें पता नहीं यहां औरतें नहाती हैं। तोपबाई ने बनावटी प्रतिरोध किया, अरे ये भैंसें भी तो औरतें हैं। मैं तो इन्हें उसी ओर ले गया था, ये खुद ही अपने घाट पर आ गई। अब इन्हें छोड़कर मैं कहां जा सकता हूं? ठीक है, मैं ही जा रही हूं। तुम अपनी भैंसों की गर्मी शांत करो। आपकी गर्मी बड़ी जल्दी शांत हो गई भाभी। मैंने तो सोचा था कि अभी आप नहाएंगी, लेकिन आपकी गर्मी तो पानी का छींटा पड़ते ही शांत हो गई। शेरा ने यह बात जिस अंदाज में कही थी, तोपबाई को उसका मतलब समझते देर नहीं लगी। उसने कहा, मेरी गर्मी पानी से शांत नहीं होती, उसके लिए मर्द चाहिए। हिम्मत है मेरी गर्मी शांत करने की। मौका मिला तो जरूर कोशिश करूंगा भाभी। शेरा ने कहा, मौका तो दीजिए, उसके बाद देखिए मेरी हिम्मत को। इसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन शेरा का जब भी तोपबाई से सामना होता, शेरा अभिवादन करके यह कहना नहीं भूलता, भाभी गर्मी शांत करने का कब मौका दे रही हो? उसी बीच गांव में छत्तीसगढ़ी नाच गाने का प्रोग्राम बना। जिस दिन नाच गाना होना था, सुबह शेरा तोपबाई के दरवाजे से गुजरा तो आंगन में बैठी तोपबाई उसे दिखाई दे गई। दरवाजे के पास से ही उसने कहा, राम राम भाभी जी, क्या हालचाल है? क्या कर रही है? तुम भी अजीब सवाल करते हो, देख नहीं रहे हो बैठी हूं। वह तो देख रहा हूं, मेरा मतलब कुछ और था। मैं तो गर्मी। शेरा की बात पूरी होती उसके पहले ही तोपबाई ने कहा, देवर जी, अभी तुम जाओ, रात में नाच देखने आऊंगी। वहीं मिलना शेरा का वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। रात 10 बजे के बाद नाच गाना शुरू हुआ तो तोपबाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलोगे क्या? तुझे नाच देखने का बड़ा शौक है तो तू जा। अभी मेरा मन नहीं है। नाच पूरी रात चलेगी, मन होगा तो आ जाऊंगा। सुमेर ने कहा। तोपबाई तो यही चाहती थी, इसलिए वह तुरंत निकल गई। वह नाच देखने थोड़े ही गई थी, वह तो शेरा से मिलने गई थी, इसलिए वहां पहुंचते ही शेरा को खोजने लगी। शेरा भी उसी को खोज रहा था, इसलिए उन्हें मिलने में देर नहीं लगी। मिलते ही शेरा उसे गांव के बाहर बने स्कूल में ले गया। प्रोग्राम पहले से ही तय था, इसलिए शेरा पहले ही वहां दरी बिछा आया था। दरी पर बैठते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा, मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। अगर सुमेर नाच देखने आ गया तो मुझे वहां न पाकर शक करेगा। वैसे भी वह बड़ा शक्की आदमी है भाभी जी, आप उसकी चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आखिर मेरी उससे दोस्ती जोहा शेरा भी कहां समय गंवाना चाहता था, इसलिए उसने तोपबाई को बाहों में भर लिया। इसके बाद वासना का ज्वर उमड़ा तो जल्दी ही शेरा को एहसास हो गया कि तोपबाई सचमुच
हुस्न के गोले छोड़ने वाली तोप है। वासना का तूफान शांत हुआ तो अधखुली आंखों से शेरा की ओर देखते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा, आज मैं तुम्हारी कायल हो गई। तुमने सचमुच मेरी गर्मी शांत कर दी। रहे थे कि एसपी अभिषेक शांडिल्य एवं एएसपी वी.पी. राजभानु भी आ गए। इसके बाद घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और यह पता लगाने लगे कि 2-3 दिनों में कहीं कोई गुमशुदगी तो दर्ज नहीं हुई। उन्हें पता चला कि थाना पलारी में थोड़ी देर पहले ही एक महिला तोपबाई आई थी, जिसका पति सुमेर आडिल पिछले दिन से गायब है। तोपबाई ने अपने पति का जो हुलिया बताया था, वह लावारिस लाश के हुलिये से मेल खा रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई को पोस्टमार्टम हाउस बुलवा लिया। पोस्टमार्टम हाउस में तोपबाई को नाले में मिली लाश दिखाई तो वह जोर जोर से रोने लगे। इससे साफ हो गया कि मृतक उसका पति सुमेर आडिल था। पोस्टमार्टम के बाद लाश तोपबाई को सौंप दी गई। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने जांच शुरू की तो पता चला कि तोपबाई का गांव के ही शेरा यादव से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर सुमेर आए दिन उसकी पिटाई करता रहता था। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और यह पता लगाने लगे कि 2-3 दिनों में कहीं कोई गुमशुदगी तो दर्ज नहीं हुई। उन्हें पता चला कि थाना पलारी में थोड़ी देर पहले ही एक महिला तोपबाई आई थी, जिसका पति सुमेर आडिल पिछले दिन से गायब है। तोपबाई ने अपने पति का जो हुलिया बताया था, वह लावारिस लाश के हुलिये से मेल खा रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई को पोस्टमार्टम हाउस बुलवा लिया। पोस्टमार्टम हाउस में तोपबाई को नाले में मिली लाश दिखाई तो वह जोर जोर से रोने लगे। इससे साफ हो गया कि मृतक उसका पति सुमेर आडिल था। पोस्टमार्टम के बाद लाश तोपबाई को सौंप दी गई। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने जांच शुरू की तो पता चला कि तोपबाई का गांव के ही शेरा यादव से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर सुमेर आए दिन उसकी पिटाई करता रहता था। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई और शेरा यादव को थाने बुलवा लिया। दोनों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की गई तो सुमेर की हत्या का सारा राज सामने आ गया। शेरा यादव ने स्वीकार कर लिया कि सुमेर की पत्नी तोपबाई के साथ पिछले कुछ सालों से उसके अवैध संबंध थे। उसी के कहने पर उसने उसके पति सुमेर की हत्या कर लाश नाले में फेंक दी थी। सुमेर की हत्या का खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने अज्ञात की जगह शेरा और तोपबाई को नामजद कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तोपबाई को जहां रायपुर की जिला जेल में रखा गया है, वहीं शेरा को बलौदा बाजार जिला जेल भेजा गया है। बलौदा बाजार जेल में महिला सेल न होने की वजह से उसे रायपुर भेजा गया था,